नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारे एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का ये ध्वनि वाला लेक्चर है, जिसमें हम ध्वनि के टॉपिक को 2 लेक्चर में आपको कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारे पोर्शन को कवर किया गया है। तो इसके 2 लेक्चर आपके सामने आएंगे, जिसमें पहला लेक्चर आज आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ध्वनि में हम क्या देखते हैं कि पहले तो हम ये जानते हैं कि ध्वनि आखिर में है क्या, इसी किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। अगर ध्वनि की परिभाषा हमको दे दी जाए कि आप इसको 3 मार्कर में लिखिए, तो हम किस तरीके से ध्वनि को परिभाषित करेंगे। तो हम ध्वनि के पूरे टॉपिक में उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके प्रसार के माध्यम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि श्रव्य अश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, शोर और संगीत क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। तो हम ध्वनि के बारे में जानते हैं कि ध्वनि को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव गैस यानी किसी भी माध्यम से होकर संचारित होता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी भी ठोस द्रव गैस माध्यम से होकर क्या होता है? संचारित होता है, यानी कि गमन कहती है। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है। द्रव हो गया, गैस हो गया और प्लाज्मा जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, उसमें ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में क्या करती है? गमन करती है। तो ध्वनि को हम कैसे परिभाषित करेंगे? एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ जो किसी ठोस द्रव गैस से होकर संचारित होता है। ठीक है, गैस, द्रव, प्लाज्मा में केवल अनुदैर्ध्य के रूप में ये कंपन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ध्वनि भी कई प्रकार की होती है। एक ध्वनि जो हमको सुनने में प्यारी लगती है, मीठी लगती है, दूसरी ध्वनि जो हमको सुनने में कर्कश लगती है। तो पहले हम जानेंगे सुस्वर ध्वनि, यानी जो हमारे कानों को मीठी लगती है, जैसे कि कोयल की आवाज़। वह ध्वनि जो सुनने वाले व्यक्ति के कानों में सुखद प्रभाव डाले। सुस्वर ध्वनि वह ध्वनि जो सुनने वाले के कानों में क्या है? सुखद प्रभाव डाले, उसे हम सुस्वर ध्वनि बोल लेते हैं। एक तरफ कौवा बोलता है, एक तरफ कोयल बोलती है, तो आपको कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, तो कोयल की आवाज़ को हम सुस्वर ध्वनि की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे बांसुरी हो गया, पियानो, तबला, ईटीसी जितने भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे निकलने वाली जो ध्वनि है उसको हम सुस्वर ध्वनि बोल लेते हैं। यानी वह ध्वनि जो सुनने वाले व्यक्ति के कानों में क्या है? सुखद प्रभाव उत्पन्न करती है या सुखद प्रभाव डालती है, उसे हम सुस्वर ध्वनि बोल देते हैं। बांसुरी, पियानो से निकली ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट हम शोर को परिभाषित करेंगे। शोर क्या है? तो शोर वह ध्वनि है जो सुनने वाले व्यक्ति कानों में क्या अप्रिय लगती है, यानी कर्कश प्रभाव पैदा करती है। वह ध्वनि जो श्रोता के कानों में अप्रिय प्रभाव पैदा करे। श्रोता यानी जो सुनने वाला होता है, तो वह ध्वनि जो श्रोता के कानों में अप्रिय यानी कि कर्कश प्रभाव पैदा करे, उसे हम शोर बोल लेते। शेर की दहाड़, बादल की गर्जन, ये अप्रिय ध्वनि यानी कि शोर के उदाहरण हैं। अब हम देखें कि सुस्वर ध्वनि जो होती है, जो हमारे कानों को प्रिय लगती है, तो उसके कौन कौन से अवलक्षण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सुस्वर ध्वनि के हमको 3 अवलक्षण गुण देखने को मिलते हैं। पहला प्रबलता, दूसरा तारत्व, तीसरा गुणता। तो सुस्वर ध्वनि के कितने अवलक्षण हैं? 3, प्रबलता, तारत्व और गुणता। अब हम यहाँ प्रबलता, तारत्व और गुणता को विस्तार से जानेंगे कि इनमें कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं और कैसे इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला हम जानते हैं प्रबलता के बारे में। प्रबलता को इंग्लिश में हम लाउडनेस बोल देते हैं। कोई ध्वनि कितनी तीव्र है ना? तो ध्वनि का वह अवलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। कोई जोर से बोलता है या कोई धीमे बोलता है, तो वह क्या है? उसकी ध्वनि की प्रबलता है। तो ध्वनि का वह अवलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि हमको तीव्र या मंद सुनाई देती है, प्रबलता कहलाता है। यह मनुष्य के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। मनुष्य के कान की सुग्राह्यता यानी हमारी सुनने की क्षमता। प्रबलता जो होती है ध्वनि की तीव्रता के लघुगुणक के समानुपाती होती है। प्रबलता लघुगुणक यानी कि 10 गुना हो जाता है। लघुगुणक यानी कि जो 10 गुना हो जाती कोई चीज, उसको लघुगुणक में मापते हैं। तो प्रबलता क्या है? वह ध्वनि का वह गुण है, वह अवलक्षण है जिसके कारण हमें ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। यह मनुष्य के कान की सुग्राह्यता पर क्या है? निर्भर करती है और यह ध्वनि की तीव्रता के लघुगुणक के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रबलता का स्तर भी क्या है? बढ़ता जाएगा। तो ध्वनि का प्रबलता स्तर व्यक्त करने की जो मात्रक है वो फोन है। तीव्रता और प्रबलता में अंतर है। ध्वनि का प्रबलता स्तर
व्यक्त करने का जो मात्रक है, जो इकाई है, वो क्या है? फोन है। यानी इसकी प्रबलता को हम क्या करते हैं? फोन में मापते हैं। ध्वनि की फोन, ये मोबाइल फोन नहीं, ये फोन उसकी इकाई है, मात्रक है। ध्वनि क्या जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता क्या है? ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। यानी आपको प्रबलता के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप एक अच्छे से इसकी डेफिनेशन देंगे कि वह है अभिलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, प्रबलता कहलाता है। इसकी विशेषता क्या हो जाए? इसका मात्रक फोन बता देंगे आप। निर्भरता ध्वनि के आयाम पर है और यह मनुष्य के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है ना, कान की कितनी अच्छी कैपेसिटी है इसको सुनने की। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्वनि का तारतम्य। तो तारतम्य का मतलब है कि कोई ध्वनि कितनी मोटी या पतली होती है। जैसे मच्छर की ध्वनि हो गई और एक व्यक्ति की ध्वनि हो गई, तो मच्छर की ध्वनि बहुत पतली होगी और जो व्यक्ति की ध्वनि होगी वो बहुत मोटी होगी। इस तरीके से हम क्या है, व्यक्तियों की वॉइस में डिफरेंस कर पाते हैं। जैसे कि महिलाओं की जो ध्वनि का तारतम्य होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं की ध्वनि पतली होती है और पुरुषों की ध्वनि क्या है? मोटी होती है। सुनने में हमको मोटी प्रतीत होती है, थोड़ी भारी भरकम सी लगती है, जबकि महिलाओं की ध्वनि पतली होती है। यानी ध्वनि का वह अभिलक्षण जिससे ध्वनि मोटी या पतली कही जाती है उससे हम बोलते हैं तारतम्य। बोलते हैं ना, कितना तीखा बोलते हो, कितना पतला बोलते हो। कुछ लोग इतना भारी बोलते हैं कि बहुत धीमी धीमी बोल पाते, तो ये क्या है? उनकी ध्वनि का तारतम्य है। ठीक है। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य क्या है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में जितने भी वो कंपन हो जाते हैं, तो महिलाओं की ध्वनि की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए तारतम्य अधिक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला पुरुषों की ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी है वो किसकी अधिक होगी, तो महिलाओं की अधिक होगी, क्योंकि उनका तारतम्य तभी अधिक होता है जितनी अधिक फ्रिक्वेंसी, उन्हें वो जल्दी भी बोल पाती हैं और उनकी आवाज़ भी पतली होती है, क्योंकि पुरुषों की ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है। आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है और ध्वनि क्या होती है? पतली होती है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी तारतम्य भी उतना ही अधिक होगा और ध्वनि आपको पतली मालूम होगी, प्रतीत होगी। आवृत्ति कम होने पर तारतम्य भी कम होगा और ध्वनि आपको मोटी एहसास होगी, है ना। अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर को बोलते हुए देखा होगा, किसी की आवाज़ थोड़ी सी मोटी आपको मालूम होती है, किसी की पतली। कोई बहुत धीमे भारी भरकम तरीके से बोलता है, कोई बहुत पतली आवाज़ में सॉफ्ट तरीके से एक सेकंड बहुत बार बोल सकता है, कोई व्यक्ति एक सेकंड में बहुत कम शब्द बोल पाता है। तो ये क्या है? ध्वनि का तारतम्य ही है। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट, इसका तारतम्य अधिक है, बहुत पतली होती है। और शेर की दहाड़, ये ध्वनि मोटी है ना। मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़, यहाँ पे तारतम्य हो गया। ध्वनि का वह अभिलक्षण जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है क्या कहलाती है? तारतम्य कहलाती है और आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति अधिक होगी तो तारतम्य अधिक होगा, ध्वनि कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। ठीक है। और आवृत्ति कम होने पर तारतम्य कम होगा, ध्वनि मोटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरा गुण, गुणता। गुणता क्या है? क्वालिटी। ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण हमें समान तीव्रता एवं समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। यानी हम आवाज़ से व्यक्तियों को कैसे पहचान लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में ना, मैं हर व्यक्ति की आवाज़, मैं जिसको भी जानती हूँ उसको आवाज़ से पहचान लेती हूँ। तो पापा कितनी भी दूर हों और उनकी आवाज़ सुन ली तो मैं पहचान जाऊँ कि मेरे पापा की आवाज़ है, मेरे भैया की आवाज़ है या मेरी मम्मी की आवाज़ है। तो उसी तरीके से हम भी अपने परिवारजनों की आवाज़ को पहचान पाते हैं, आवाज़ से बता देते हैं कि ये ABCD व्यक्ति बोल रहा है ना। तो ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। यानी हम फर्क कर पाते कि ये किस व्यक्ति की आवाज़ है और किसकी नहीं है। ठीक है। जैसे विभिन्न मित्रों और रिश्तेदारों की आवाज़ पहचानना गुणता स्वरों की संख्या, क्रम और आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि हम बात करें कि गुणता की निर्भरता क्या है, तो वो स्वरों की संख्या पर निर्भर करती है, क्रम पर निर्भर करती है और आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि में तीव्रता का बहुत रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी। चलिए तीव्रता के बारे में भी जान लेते हैं। ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी, यानी कि ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि हमें तेज या धीमी सुनाई देती है। इसे हम डेसिबल में मापते हैं। प्रबलता और तीव्रता में आप अंतर समझिए, उनको एक मत समझ लेना। प्रबलता को फोन में मापते हैं और तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। तीव्रता जो है स्रोत से दूरी के
वर्ग के अनुपाती होती है। यानी जो तीव्रता होती है, हमने देखा था कि प्रबलता जो है तीव्रता का लघुगणक है। हम देखकर आए थे प्रबलता तीव्रता का लघुगणक है, जबकि तीव्रता जो होती है स्रोत से दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तीव्रता क्या होती है, स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि हमने प्रबलता के बारे में पढ़ा था कि प्रबलता तीव्रता का लघुगणक के समानुपाती होती है ना। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ये तीव्रता का अगर हम फॉर्मूला निकाल चाहें तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो घनत्व होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, और स्रोत से दूरी के वर्ग के क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से हम तीव्रता को परिभाषित भी कर सकते हैं और सूत्र भी उसका इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो इकाई है वो प्रबलता की तुलना में प्रबलता की फोन होती है, तीव्रता की डेसिबल होती है, और इससे ध्वनि हमें तेज या धीमी सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इको क्या होता है। कभी कभी हम बोलते हैं तो हमें कुछ अन्य ध्वनि भी सुनाई देती है। तो इको क्या है, प्रतिध्वनि होती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा आपका नया मकान वगैरह बना हो जिसमें थोड़ी सी रहायश ना हुई हो, तो उसमें आप जाके बोलना तो दीवारों से ध्वनि जो है परावर्तित होकर आपको दोबारा से सुनाई देगी। तो इसे ही हम इको बोल देते हैं। तो हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी ये अगर श्रोता है, ठीक है, और ये परावर्तक सतह है, कोई कमरे की दीवार हो गई, छत हो गई, तो इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर हो तो हमको इको सुनाई देगी, वरना हमको इको सुनाई नहीं देगी। अगर इससे कम दूरी हुई तो हम इको नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, न्यूनतम दूरी इतनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है। ठीक है, इको को हम अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। वह ध्वनि जो किसी अवरोध से टकराने के बाद वापस लौटती है उसे इको कहा जाता है। वह ध्वनि जो किसी अवरोध से टकराने के बाद वापस लौटती है, जैसे कि ये ध्वनि गई, यहाँ कोई बीच में अवरोध रखा है, इससे टकरा कर ये वापस लौटेगी, तो अब इसको हम बोलेंगे इको। प्रतिध्वनि यानी किसी से टकराकर परावर्तित होकर वापस लौटने वाली ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि या इको बोल देते हैं। वह ध्वनि जो किसी अवरोध से टकराने के बाद वापस लौटती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। आपने कभी एक बात नोटिस की होगी कि घर में हम सामान्यतः बोल लेते हैं जोर से, लेकिन रात में अगर हम बोलते हैं तो हमें दूर दूर की आवाज़ सुनाई देती है। रात में एकदम शांत माहौल हो जाता है और अपवर्तन की प्रक्रिया आराम से होती है, तो हमें रात में जो ध्वनि है अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ठीक है, अब हम अनुनाद के बारे में जानेंगे कि अनुनाद क्या होता है। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति, यानी कोई वस्तु जिसमें कंपन हो रहा है उसकी जो आवृत्ति होती है किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से क्या करती है, कंपन करने लगती है, और इसी घटना को हम अनुनाद या रेजोनेंस कह देते हैं। यानी जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो वह वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। यानी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति होती है, चालक बल के कंपनों की आवृत्ति क्या होती है, बराबर हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, हमको अनुनाद कही जाती है। ठीक है, यानी जब वस्तु की कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होगी तो वस्तु क्या करेगी, अधिक आयाम से कंपन करने लगेगी, और इस घटना को हम अनुनाद नाम देते हैं। फिर देखते हैं हम ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति यानी ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्तियां कैसी हैं, समान या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं
तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का क्या होता है, पुनः वितरण हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाती है। और यही घटना क्या कहलाती है, ध्वनि का व्यतिकरण कहलाती है। जब समान आवृत्ति यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति समान है, आयाम समान है, जब किसी बिंदु पर पहुंचेंगी तो उनकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, पुनः वितरण हो जाएगा। मान लीजिए ये एक बिंदु है, एक ध्वनि आई और एक ध्वनि ये आई, समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनि एक साथ बिंदु पर पहुंची, तो क्या हुआ, इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफॉर्म हो गई और इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ध्वनि का व्यतिकरण। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ध्वनि का व्यतिकरण। एक ध्वनि गई और दूसरी ध्वनि गई, पहुंचे एक ही बिंदु पर, जब एक साथ पहुंचते हैं, कंडीशन है कि आवृत्ति उनकी समान होनी चाहिए, आयाम समान होनी चाहिए, तो ये एक दूसरे की ऊर्जा का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, यानी अपनी ऊर्जा ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, इसको बोलते हैं हम ध्वनि का व्यतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ध्वनि का विवर्तन। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ध्वनि का विवर्तन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जब ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, यह घटना ध्वनि का विवर्तन कहलाती। जैसे मान लीजिए ये कोई दीवार है और ये ध्वनि गई, ये ध्वनि आ रही है, अब ध्वनि क्या करेगी, ये अवरोध बीच में आ गया तो इसके किनारों से मुड़कर क्या करेगी, ऐसे आगे बढ़ जाएगी। ध्वनि का अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाना क्या कहलाता है, इसी को हम बोलेंगे क्या, ध्वनि का विवर्तन। इसके किनारे से टकरा या इधर चली जाए या इधर चली जाए तो इसको ही हम ध्वनि का विवर्तन बोल देते हैं। यानी कि जब ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो अवरोध के किनारे से आगे मुड़कर बढ़ जाना ही घटना ध्वनि का विवर्तन कहलाती है। जैसे खिड़कियों से ध्वनि टकराती है तो टकरा के आगे बढ़ती है, दरवाजों से आवाज़ सुनाई देना, खिड़कियों दरवाजों से जो हमें आवाज़ सुनाई देती है वो ध्वनि के विवर्तन के कारण ही सुनाई देती है, क्योंकि वो किनारों से यानी अवरोध के किनारों से मुड़कर क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। जैसे ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन प्रकाश के समान ही होते हैं। जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वैसे ही ध्वनि में भी परावर्तन और अपवर्तन होता है। ठीक है, अब डॉपलर प्रभाव हम देख लेते हैं। स्रोत अथवा श्रोता की गति कारण, स्रोत अथवा श्रोता की गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होने की घटना क्या है, डॉपलर प्रभाव कहलाती है। एक स्रोत हो गया, कोई भी ध्वनि स्रोत है, इससे आवाज़ निकल रही है, और ये क्या हो गया, एक श्रोता हो गया। तो स्रोत और श्रोता की गति के कारण, यानी ये जो गति करेंगे या इधर जाए या इधर जाए, तो इनमें जो गति होगी उनकी गति का इनकी ध्वनि की आवृत्ति में जो परिवर्तन होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डॉपलर प्रभाव। यानी या तो स्रोत श्रोता एक दूसरे की ओर आ रहे हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हों तो उनकी ध्वनि में जो परिवर्तन होता है, आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम डॉपलर प्रभाव बोल देते हैं। स्रोत अथवा श्रोता की गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होने की घटना डॉपलर प्रभाव कहलाती है। अब हम अनुरणन को देखेंगे। अनुरणन क्या होता है, बार बार परावर्तन की घटना है। ध्वनि के मार्ग में कोई दृढ़ अवरोध से ध्वनि के बार बार परावर्तन की घटना ही अनुरणन कहलाती है। जैसे बादलों का गर्जन, और सिनेमा हॉल में भी आपने देखा होगा, हमको साउंड काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है, इसे ही हम अनुरणन बोल देते हैं। यदि काफ़ी सारा उसका बार बार परावर्तन होता है सिनेमा हॉल की दीवारों से तो ध्वनि हमको बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, इसी को हम बोल देते हैं अनुरणन। यानी कि ध्वनि के मार्ग में कोई दृढ़ अवरोध से ध्वनि के बार बार परावर्तन घटना ही ध्वनि का अनुरणन, रिवर्बरेशन कहलाती है। सिनेमा हॉल हो गया और बादलों का गर्जन हो गया। तो डॉपलर प्रभाव हमने समझा कि स्रोत अथवा श्रोता की गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होने की घटना क्या कहलाती है, डॉपलर प्रभाव कहलाती है। 3 मार्कर में आराम से आप लिख सकते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक मीन्स एक दूसरे के सापेक्ष जो गति हो रही है उसे हम आपेक्षिक गति बोल लेते हैं, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ेगी, या तो कम सुनाई पड़ेगी या ज़्यादा। जैसे कि ये स्रोत हो गया और ये एक श्रोता हो गया। जब ये श्रोता स्रोत की ओर गति करेगा, ये ट्रेन है, तो इसको ध्वनि की आवृत्ति तेज सुनाई देगी, और जब स्रोत से दूर गति करेगा तो इसको ध्वनि की आवाज़ क्या है, कम सुनाई देगी, है ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन बोलते हैं। और यही घटना क्या है, डॉपलर प्रभाव कहलाती है। स्रोत अथवा श्रोता की गति में परिवर्तन के कारण ध्वनि की आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन ही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं मैक संख्या कि मैक संख्या क्या है। किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में समान ताप एवं दाब की स्थिति में ध्वनि के चाल के अनुपात। कोई माध्यम में उसमें किसी वस्तु की चाल और ध्वनि के चाल का जो अनुपात होता है उसे हम मैक संख्या बोल लेते हैं। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। एक मैक जो होता है 1236 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। अब मैक देख लेते हैं हम, सुपरसोनिक गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु एक मैक से तीव्र गति से चले, यानी यदि किसी वस्तु की जो चाल है एक मैक से अधिक हो तो उसे हम सुपरसोनिक गति बोल लेते हैं। एक मैक से अधिक गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है ना। यह एक मैक से 5 मैक तक हो सकती है। अब हम प्रघाती तरंगों के बारे में जानेंगे। शॉक वेव्स क्या होती हैं। शॉक वेव्स प्रघाती तरंगे 3 मार्कर में अगर आपके लिए डेफिनेशन आ रहा है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। जब वस्तु की चाल सुपरसोनिक हो जाती है, यानी कोई वस्तु जब सुपरसोनिक चाल से चलने लगती है, यानी उसकी जो गति होती है एक मैक से अधिक हो जाती है, तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। और इस शंक्वाकार विक्षोभ के संचरण को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रघाती तरंगे कहते हैं। जब वस्तु सुपरसोनिक गति से चलती है तो अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है और इसी विक्षोभ को हम प्रघाती तरंगे बोल देते हैं। अब देखेंगे हम धूम, ध्वनि बूम क्या होता है। प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। यानी प्रघाती तरंग और ध्वनि बूम आपस में क्या है, रिलेटेड है। यानी जब कोई वस्तु सुपरसोनिक गति से चलती है तो पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है, इसी विक्षोभ को प्रघाती तरंगे कहते हैं। और जब प्रघाती तरंगे सिर्फ उनका जो संबंधित वायुदाब होता है उसमें जो परिवर्तन होता है तो एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि हमको सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि बूम बोल देते हैं। तो जब वस्तु की चाल सुपरसोनिक हो जाए और पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है, इस विक्षोभ के संचरण को क्या बोल देते हैं, हम प्रघाती तरंग कहते हैं। प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम ध्वनि बूम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ध्वनि की जो चाल होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है। आपसे पूछ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल बताइए, तो 331 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड। और हम जानेंगे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्रसर को कि क्या क्या इनका प्रसर जो होता है। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्रसर में पहला है मानव श्रव्यता का प्रसार, यानी ऐसी आवृत्ति की रेंज जो हमको सुनाई देती है, जो मनुष्यों को सुनाई देती है। ध्वनि की आवृत्ति का वह प्रसार जो मानव कान के लिए क्या होता है, सुग्राही होता है। ध्वनि की आवृत्ति का वह प्रसार जो मानव कान के लिए सुग्राही होता है उसे बोलते हैं मानव श्रव्यता का प्रसार। यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी हमको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि क्या है, सुनाई देती है। उसके बाद या उसके पहले की ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट हम देखते हैं अवश्रव्य तरंगे, यानी जो तरंगे, जो ध्वनि तरंगे हमको सुनाई नहीं देती हैं, इनको इंफ्रासोनिक वेव बोल देते हैं। जो तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती हैं वो क्या है, अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं, अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता, यानी हम सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे ही सुन सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा की नहीं। जैसे हृदय की धड़कन हो गई और भूचाल के समय पृथ्वी में तरंगें होंगी। यानी जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, क्या हम उनको सुन पाते हैं कि पी तरंग चल रही है, एल तरंग चल रही है या फिर एस तरंग चल रही है, नहीं सुन पाते हैं। ऐसे ही हृदय की धड़कन को भी हम सुनने में सक्षम नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं श्रव्य तरंगे, यानी जो हम सुन पाते हैं। तो श्रव्य तरंगों में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे हैं वो श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इसे हमारा कान क्या है, सुन सकता है। घंटी हो गया, तबला हो गए, इनकी आवाज़ हमें क्या है, आराम से सुनाई देती है। अब हम देखेंगे पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है। 20,000
हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे आराम से सुन सकते हैं। यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं वो पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ये मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। इन्हें सिर्फ जानवर ही सुन पाते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा व दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों के कंपन से क्या क्या है उत्पन्न किया जाता है। जो गाल्टन की सीटी की विधि है, दाब विद्युत प्रवाह विधि है, उसके द्वारा जो क्वार्ट्ज होता है उसके क्रिस्टलों के कंपन से इसको उत्पन्न किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में जो पराश्रव्य तरंगें हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, उनका अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज किया जाता है। और चमगादड़ इन तरंगों की सहायता से क्या है रात्रि विचरण करते हैं, क्योंकि जब मार्ग में कोई अवरोध आता है तो ये तरंगें तुरंत उससे परावर्तित होकर चमगादड़ के पास आती हैं। तो चमगादड़ को एहसास हो जाता है कि मार्ग में कोई अवरोध है और वो अपने मार्ग को क्या है बदल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सोनार। सोनार क्या है इसके बारे में जानेंगे। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार तकनीक में क्या है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगें क्या कहलाती हैं पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। और इनका ही यूज सोनार में किया जाता है। इसकी सहायता से हम सागरों की गहराई में पनडुब्बियों की स्थिति याद कर सकते हैं कि सागर में कोई भी पनडुब्बी कितनी गहराई पर स्थित है। पनडुब्बियों के नौवहन में सोनार का यूज किया जाता है। सागर की गहराई में पनडुब्बियों की स्थिति याद करने में और पनडुब्बियों के नौवहन में हम क्या करते हैं सोनार का यूज करते हैं। अब हम विस्पंद को देख लेंगे कि विस्पंद क्या होते हैं। विट्स ध्वनि की तीव्रता में होने वाला क्रमिक उतार व चढ़ाव क्या कहलाता है विस्पंद कहलाता है। जब हम बोलते हैं तो कभी हमारी ध्वनि ऊंची हो जाती है, मतलब कभी लाउड हो जाता है, कभी धीमी हो जाती है, तो उनके बीच जो परिवर्तन है उसी को विस्पंद कहा जाता है। यानी ध्वनि की तीव्रता में होने वाले क्रमिक उतार चढ़ाव, एकदम से ऊंची एकदम से नीचे आवाज हो जाती है, उसमें जो मतलब से पूरा अल्टरनेटिव जो क्रमिक उतार चढ़ाव होता है, जैसे ज्वार भाटक होता है वैसी हमारी ध्वनि का होता है, तो उसी उतार चढ़ाव को हम क्या बोल देते हैं विस्पंद बोल देते हैं। यानी तेज और धीमी होने के बीच का जो परिवर्तन है। विस्पंद आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में ध्वनि की तीव्रता में जितनी बार उतार व चढ़ाव होता है उसे क्या बोल देते हैं हम विस्पंद की आवृत्ति बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव को हम विस्पंद कहते हैं। और उतार चढ़ाव में जितनी बार उतार चढ़ाव होता है 1 सेकंड में हुए उतार चढ़ाव को हम क्या बोल देते हैं विस्पंद की आवृत्ति बोल देते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाला उतार चढ़ाव क्या होता है विस्पंद होता है। और 1 सेकंड में उतार चढ़ाव की संख्या को हम विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। विस्पंदों का यूज हम कहाँ करते हैं, विस्पंदों का यूज हम आवृत्ति याद करने में करते हैं, वाद्य यंत्र जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनके समस्वरण करने में करते हैं, खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में करते हैं, और संकरण विधि से ध्वनि उत्पन्न करने में करते हैं। यानी परिभाषा भी हमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखी है, 3 मार्कर में आप आराम से लिख सकते हैं। और इनके उपयोग भी आप आराम से लिख सकते हैं। 5 मार्कर आता है फिर भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशंस और उनके यूज। तो आवृत्ति याद करने में, संकरण विधि से ध्वनि उत्पन्न करने में, खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में, और वाद्य यंत्रों का समस्वरण करने में। तो विस्पंदों का क्या यूज है, पहले तो विस्पंद क्या है, ध्वनि का उतार चढ़ाव क्या है, विस्पंद है। इनका यूज हम आवृत्ति याद करने में, वाद्य यंत्रों के समस्वरण में, खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में, और संकरण विधि से ध्वनि उत्पन्न करने में करते हैं। प्रगामी तरंगों के बारे में देख लेते हैं। कोई तरंग किसी माध्यम में एक ओर से दूसरी ओर लगातार बढ़ती जाती है तो ऐसी तरंग को हम क्या कहते हैं प्रगामी तरंग कहते हैं। यानी ऐसी तरंग जो किसी माध्यम में एक ओर से दूसरी ओर लगातार बढ़ती जाती है, ऐसी तरंग को हम प्रगामी तरंग कहते हैं। यह माध्यम में एक प्रकार का क्या होता है विक्षोभ या कंपन होता है। इसका आयाम क्या है बदलता नहीं है। प्रगामी तरंगों का आयाम क्या होता है बदलता नहीं है। और यह माध्यम एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है। यानी किसी एक माध्यम में एक ओर से दूसरी ओर जाने वाली जो तरंगें होती हैं, लगातार बढ़ने वाली जो तरंगें होती हैं, उन्हें ही हम प्रगामी तरंगें कहते हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में एक ओर से दूसरी ओर लगातार बढ़ती जाती, कमी नहीं होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो इसे हम प्रगामी तरंग कहेंगे। यह माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन है और इसका आयाम क्या है चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है,
तीव्रगामी जो वायुयान होते हैं और लड़ाकू विमान होते हैं उनकी गति को हम मैक में मापते हैं। जो तीव्र वायुयान है और लड़ाकू विमानों की गति क्या है, मैक से मापी जाती है। अब हम हाइपरसोनिक वेव को देख लेंगे। अति ध्वनि तरंगें वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक की ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से संचरित होती है। यानी वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अति ध्वनिक तरंगें, हाइपरसोनिक वेव्स बोल देते हैं। अब हम मैक को देखेंगे, मैक को कैसे परिभाषित करेंगे। तो अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। मैक क्या है, जो अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। मैक क्या है, अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। सुपरसोनिक क्या है, एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है। एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है। हाइपरसोनिक चाल देख लेते हैं हम। 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तो 1 मैक से अधिक हो गई सुपरसोनिक, 5 मैक से अधिक हो गई हाइपरसोनिक। 1 मैक से अधिक सुपरसोनिक, 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक। नोट क्या है, समुद्री जहाज की गति मापने की जो इकाई है उसे हम नॉट कहते हैं। इसे 1 समुद्री मील प्रति घंटा भी बोल देते हैं। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, हम नॉट बोल देते हैं, या 1 समुद्री मील प्रति घंटा। तो सुपरसोनिक क्या होती है, 1 मैक से अधिक की चाल सुपरसोनिक कहलाती है और 5 मैक से अधिक की चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। और समुद्री जहाज की गति की मापने की इकाई नॉट है, जिसे हम 1 समुद्री मील प्रति घंटा भी बोल देते हैं। ठीक है। अब रडार के बारे में जानेंगे कि रडार क्या है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। यह सूक्ष्म तरंगों जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनके उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का काम करता है। रडार का काम क्या है, सूक्ष्म तरंगों का यूज करके किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाना। यह वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर रडार का यूज किया जाता है। वायुमंडल परतों एवं परिघटनाओं के अवलोकन में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, वायुमंडल परतों एवं परिघटनाओं, इन वायुमंडल में परतों में जो भी हलचल होती रहती है उनकी निगरानी रखता है। पूरा मौसम का पूर्वानुमान लगाने में रडार का यूज किया जाता है। जब एयरप्लेन उड़ रहा होता है या लैंडिंग कर रहा होता है एयरपोर्ट पर, तो पूरी ये क्या है, इन्फॉर्मेशन देता रहता है। विमान परिवहन नियंत्रण, यानी विमान का जो परिवहन होता है उसको पूरा कंट्रोल करता है ये। और जलयान नौचालन, समुद्र में जो जलयान चलते हैं उनकी भी नौचालन में रडार की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वायुमंडल परतों परिघटनाओं का अवलोकन करता है ये। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। विमान परिवहन नियंत्रण और जलयान नौचालन इत्यादि कार्य क्या हैं आपके, ये किसके कार्य हैं, ये आपके रडार के कार्य हैं। तो आज हम यही समाप्त करते हैं और इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है उसमें हम इसको पूरे ध्वनि के जो लेक्चर है उस पूरी टू द पॉइंट उसको कवर करेंगे। तो आशा है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बिना पूछे जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपका हेजिटेशन नहीं जाएगा। कमेंट बॉक्स में किसी को सजा थोड़ी दी जा रही है, अपने विचार आप रख सकते हैं कि मैम ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई या इस चीज़ पे आप लेक्चर बनाइए, या आपको लेक्चर कैसा लगा। फीडबैक देने में क्या जाता है, आपको इतना हेजिटेशन, इतनी बड़ी तैयारी कैसे करें। आप देश के भविष्य हैं, अपनी बात रखने में सक्षम हुई है, पॉजिटिव रहिए, है ना। और मैं आपसे फिर कहूँगी, टांग खींचने वाला नहीं, हाथ पकड़ने वाला बनिए, किसी को सही राह दिखाने वाला बनिए, प्रगति की राह पर ले जाने वाला बनिए, किसी जीवन में योगदान देने वाला बनिए। तो ठीक है, आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।